तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फिनेंस के कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आने की जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और ये कुछ एक रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट ईयर के कुछ आपके एग्ज़ाम्स में बार बार आए हुए हैं। तो इनको थोड़ा अच्छी तरीके से आप पढ़िएगा, क्योंकि मे भी आपको कल एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। तो द थिंग इज़ दैट कि आप लोगों को भी काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, वेट था कि इस तरीके की जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ इसको आना चाहिए। सो आना भी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कई लोगों को थोड़ा सा डर भी रहता है, थोड़ा सा मन में ये रहता है कि डाउट भी रहता है। मेरे मन में भी था जब मैं भी आपके तरीके से सेकंड सेमेस्टर में था, तो मुझे भी थोड़ा सा इससे ये था बाकी सभी लोगों के तरीके, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अदर सब्जेक्ट होते हैं, थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं, उनको सभी लोग आसानी से क्रैक कर लेते हैं। बट इसके अंदर न्यूमेरिकल्स होते हैं और अदर कुछ एक कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं जिसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है अदर चीज़ों की बजाय। लेकिन मैं आपको इस चीज़ से अश्योर करता हूँ कि आपने जो अपना सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग था सब्जेक्ट, उससे कई गुना ज़्यादा बेटर ये सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादातर थ्योरी देखने को मिलेंगी, नए नए टर्म्स देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे, बट उतने ज़्यादा टफ नहीं है जितने आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर थे। तो एक एक करके देख लेते हैं यहाँ पर। फ़िलहाल वीडियो को आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, लेकिन जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि इस चीज़ को आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि जितनी अच्छी प्रिपरेशन आप एग्ज़ाम के एक रात पहले कर लेते हो, एक दिन पहले कर लेते हो, उतनी अच्छी आप चाहो भी तो 6 महीने पहले से 4 महीने पहले से भी अगर बैठ करके करना चाहो तो उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। तो आपके पास में पूरी रात का टाइम है, मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। कुछ एक मैंने यहाँ पर आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस को बता करके रखा हो, इसको अच्छी तरीके से आप याद कर लेना, जितने भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और पढ़ लेना। हालांकि जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों, मैंने अपने यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी मैंने बता करके आप लोगों को रखे हुए थे, तो उसके अंदर सारे के सारे सभी चीज़ों के अंदर कवर है। मैं कोई भी क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि टाइम ऑलरेडी कम है और मैं आप लोगों के सामने बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आ रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आपको बताना है। देन आपका आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बीच में डिफरेंस। ये एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, या फिर 10 वाले जो नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें 2 तरीके से भी, यानी 2 पार्ट्स में पूछा जा सकता है। देन आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है, एजेंसी कॉस्ट क्या होती है, ये सभी चीज़ें आपको टर्म्स अच्छी तरह पता होनी चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर से देख लो जा करके, सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आपको जो भी कॉन्सेप्ट हैं अगर नहीं क्लियर हो पा रहे तो आप अदर जो भी वीडियोस पड़े होते हैं, दूसरे चैनल पे भी लोगों ने वीडियोस डाले होते हैं, तो उनकी भी वीडियोस आप देखो जा कर के, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से अपने एटलीस्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एग्ज़ाम में कुछ लिख करके आओगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है पता ही नहीं होगा तो फिर क्या लिखोगे ना। तो इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है, एजेंसी कॉस्ट क्या होती है। देन आपका आता है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मॉडल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है दोस्तों। ये इसका डायग्राम यहाँ पर है, इसका डायग्राम आप अच्छे तरीके से देख लेना। ये CAPM एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल और ये कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल, ये मतलब अलग अलग तरीके के मॉडल है। इसमें से कम 1-2 तो मतलब 2 तो पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इन चारों में से चारों को ही अच्छे से पढ़ लो, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है, ठीक है, आपके यूनिट फर्स्ट के अंडर। देन इसके बाद में आपका क्वेश्चन आता है NPV से रिलेटेड, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसका एक न्यूमेरिकल भी आता है, फार्मूला होता है, फार्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है, कैसे करना है, इसको सबको मैंने बताया हुआ आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर। देन इसके बाद में IRR। दोस्तों इसके ऊपर हम लोगों ने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में
कुछ खास नहीं डिस्कस किया है, बट ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, इसका न्यूमेरिकल भी आता है और थ्योरी भी थोड़ी बहुत आ सकती है, तो उसको देख लेना जाकर के। कहीं किसी भी चैनल से आपको कुछ भी कोई भी वीडियो रेलेवेंट मिल जाता है तो उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि अगर ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, इसमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि मतलब बहुत बड़ा बहुत हैवी पेपर है, बहुत उस तरीके का कुछ भी डरने वाली कोई भी बात नहीं रहती। सबसे बड़ी बात होती है कि आपको थ्योरी जो पार्ट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। देन इसके अलावा न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन में भी आपके सारे फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे IRR का जो आपका न्यूमेरिकल है, तो उसके अगर आपको नहीं भी आ रहा है न्यूमेरिकल, अगर आप केवल फार्मूला भी रख देते हो और गिवन जो भी क्वेश्चन में गिवन चीज़ें उसको भी थोड़ा बहुत लिख देते हो, तो स्टेप मार्किंग मिल जाती है आपको। 10 में से 4-5 नंबर तक आराम से आपको मिल सकते हैं, ठीक है, अगर आप न्यूमेरिकल के अंदर एटलीस्ट फार्मूले को रख देते हो, फिर कुछ थोड़ा सा और भी कैलकुलेशन कर देते हो। भले ही आपका आंसर एग्जैक्ट आए या ना आए थोड़ा सा, लेकिन कुछ कर के आते हो। अगर छोड़ते नहीं हो तो आपको इस चीज़ की गारंटी कि आपको मतलब कोई फेल नहीं होगे, उसके अंदर आपकी बैक नहीं आएगी, ठीक है। तो ये IRR के जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, इसके आप कहीं से भी अच्छे से न्यूमेरिकल को देख लेना, इसके फॉर्मूले को देख लेना, कैसे आपकी टेबल्स बनती है, किस किस तरीके से क्या क्या कैलकुलेशन होता है। मैंने भी अपने लास्ट वीडियो के में बताने की कोशिश कर दी थी, बट यूनिट फर्स्ट में उस तरीके से कवर नहीं हो पाया, तो देख लेना इसको। देन CAPM इसका ग्राफ आप देख लेना, इसका न्यूमेरिकल देख लेना। देन इसके बाद में इकोनॉमिक वैल्यू एडेड EVA, इसका एक शॉर्ट नोट आ जाता है। देन इंट्रोडक्शन टू स्टार्टअप फिनेंस, इससे रिलेटेड केस स्टडी भी आ सकती है, या फिर इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत थ्योरी भी देख लेना। देन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, तो ये सभी जो चीज़ें लिखे हुए ना कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप IRR और ये NPV, ये सभी चीज़ें आपको मतलब जो इधर का मैंने आपको बताया ना ये डायग्राम, ये आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप ज़रूर से पहले इसको देख लेना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंपाउंडिंग क्या होती है, डिस्काउंटिंग क्या होती है। देन इसके बाद में आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पूछा जाता है, वो कॉस्ट जो कि आप एक अपॉर्चुनिटी को लॉस कर देते हो। सपोज आपके पास में 2 जॉब्स के ऑफर लेटर हैं, एक जॉब आप पकड़ लेते हो, दूसरी जॉब को छोड़ना पड़ता है आपको, ठीक है। तो वो जो आपने छोड़ दिया है वो क्या होगी, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, जो आप छोड़ते हो किसी एक को पकड़ने के लिए। तो ये क्या हो गया। देन इसके बाद में डिबेंचर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, इसके बाद इन सब के बारे में अच्छे से देख लेना। देन इसके बाद में डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस एंड इक्विटी कैपिटल। देन इसके बाद में कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ। कंपोनेंट्स ऑफ द कैश फ्लो, टाइप्स ऑफ कैपिटल बर्स्टिंग डिसीजंस, ये सभी यूनिट सेकंड के अंदर के कुछ एक टॉपिक्स हैं जिसको अगर आप देख लोगे अच्छे से, इसका थ्योरी भी पार्ट करके रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बाकी आप न्यूमेरिकल अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी, तो उसके केवल फार्मूले याद कर लो। फार्मूले याद करके केवल जो क्वेश्चन में दिया होगा उसको भी लिख करके आओगे, गिवन क्या है, फार्मूला भी थोड़ा बहुत सही लगा दोगे तो कोई 0 नंबर नहीं रखने वाला है आपके एग्ज़ाम में आपको, ठीक है। देन इसके बाद में आपका क्या आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। द रेलेवेंस एंड द इररेलेवेंस थ्योरीज ऑफ द डिविडेंड्स, अरे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैंने यूनिट 3 में भी आपका आता है, यूनिट 4 के अंदर भी आता है। यूनिट 3, 4 दोनों में मैंने डिस्कस किया हुआ है, इसके अंदर कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं। अप्रोच आता है, और वॉल्टर्स और जॉर्डन के अप्रोच आते हैं, तो उसको देख लेना। लिवरेज एनालिसिस, इसका न्यूमेरिकल पार्ट देख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन EBIT EPS एनालिसिस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन पॉइंट ऑफ इंडिफरेंट 2 नंबर में पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं। डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट, 4th यूनिट में पूछा जा सकता है। वॉल्टर्स एंड जॉर्डन्स अप्रोचेस क्या क्या हो सकते हैं, इनका एजम्पशंस पूछे जा सकते हैं। अप्रोच जो होता है इसके एजम्पशंस पूछे जा सकते हैं। यूनिट 4 के अंदर मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। देन मर्जर्स एंड एक्विजिशन क्या होता है, स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी होती है मर्जर्स की। एक्सचेंज रेशियो के बारे में बताओ। कॉर्पोरेट सिनर्जी क्या होती है। इन सब ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स देने वाले हैं। इनकी थ्योरी अच्छे से तैयार कर दो। पोस्ट मर्जर्स EPS, इसका सबका मैंने एग्जांपल दे करके आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया हुआ है। तो
मेक श्योर कि इफ़ यू हैव लाइक लेटेस्ट एग्जाम्पल्स तो कोड देम आउट ओवर योर कॉपीज़ वगैरह में अपने जो भी है अपने वो लेटेस्ट एग्जाम्पल को कोड करने की कोशिश करो, तो आपके अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। देन इसके बाद में आपका पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर के बाद में आपका डी मर्जर्स आता है। डी मर्जर्स आप समझते हो ना, जो भी मर्जर्स होते हैं जब दो कंपनियां मिलकर के एक कंपनी बन जाती हैं और जब एक कंपनी मिलकर के दो कंपनियां अलग अलग डिवाइड हो जाती है तो वो डी मर्जर्स। तो बहुत ही सिंपल सारे यहाँ पर जो भी लास्ट की कुछ एक फोर्थ और फिफ्थ यूनिट तो बिल्कुल ही सिंपल है। यूनिट फर्स्ट सेकंड में आपको थोड़े से न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे जिसको आप थोड़ा सा एफर्ट डाल करके पूरी रात में थोड़ा सा सुबह उठ करके जल्दी पढ़ लेते हो तो कोई भी मतलब कोई ख़ास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही मतलब इतना थोड़ा इसको लाइट ले करके चलो, बहुत कठिन नहीं है आपका ये जो है जो भी आपका पेपर है तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि इसमें बहुत ज़्यादा बैग लगती है लेकिन उन लोगों की लगती है जो कि कुछ भी नहीं लिखते, और कुछ भी लिखने का मतलब कि कुछ भी लिख करके चले आते हैं, है ना। रेलेवेंट लिखो थोड़ा बहुत, अगर आपको थ्योरी का आइडिया होगा, थोड़े बहुत फॉर्मूले वगैरह आते होंगे, कुछ लिखोगे जा करके तो ऐसा नहीं कि आपको मतलब बिल्कुल मुझे भी डर लगता था इस तरीके का। मैं यही सोचता करता किसी तरीके से पासिंग मार्क्स आ जाए, 30 नंबर 32 नंबर जो भी होता है वो पासिंग मार्क्स आ जाए, लेकिन जब मैंने देखा तो करीब मेरे 60 मार्क्स थे अराउंड। तो मैं यही सोच रहा था मैं क्या ऐसा लिख कर के आ गया, मतलब कि क्या मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे भी इससे थोड़ा सा टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी थोड़ा सा बहुत वो मतलब लगता है कोई बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स में से एक नहीं है। तो इसको थोड़ा आप मोटिवेट अपने आप को खुद करो। आपके पास चांस है कि जो भी वॉट एवर नॉलेज यू हैव, वॉट एवर द थ्योरीज पार्ट यू हैव लाइक स्टडीड अबाउट द यूनिट्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, उनको अच्छे से मेंशन करो जा करके। ये नहीं करना है कि केवल कॉपी को खाली छोड़ करके चले आए या फिर कॉपी में कुछ भी भर करके चले आए। रेलेवेंट लिखोगे थोड़ा बहुत तो मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ओके, सो विशिंग यू वेरी लाइक बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है, बहुत ही अच्छे से आपको देना है, एकदम राइटिंग वगैरह अच्छे से बना करके, और कॉपी भरने की टेंशन मत लेना, बट हाँ साफ़ सुथरा लिखना, थोड़ा रेलेवेंट लिखना, बस ये चीज़ अगर फॉलो करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करके बता दो कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सा है और कब है, तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। और मतलब मैं भी कोशिश करूँगा कि अब से जल्दी वीडियो को अपलोड कर दूँ, जिससे आप लोगों को जो टाइमिंग होता है वो थोड़ा आप लोगों को मिल सके टाइमिंग, थोड़ा ये नहीं कि एकदम रात पहले ही अपलोड हो रहा है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।